नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप है अपने दोस्त ज़ीशान के साथ और ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करते रहते हैं। आज मेरे खास मेहमान स्टूडियो में हैं डॉक्टर ज़ेबा इशरत, जो कि एडमिशन हेड हैं एमआईटी कॉलेज मेरठ में, और साथ ही साथ एचओडी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की। उनसे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज़ वो ऑफ़र करते हैं बच्चों को, और किस तरीके से जो उनका कॉलेज है वो यूनिक है, अलग है बाकी अदर इंस्टीट्यूशन से। ये सब भी शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर ज़ेबा का। डॉक्टर ज़ेबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। या गुड मॉर्निंग। जी। हाय। आप बताइए कैसे हैं आप? जी, मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। और मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि जब हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी सुनने वाले और हमें देखने वाले ये बात समझ पाएँ कि आज जो हमारा मेहमान है वो किस फ़ील्ड से हमारे पास आया है, क्या-क्या उसकी यूएसपीज़ हैं और किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट करता है सोसाइटी में। ये सारी बात हम आपसे शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे सभी सुनने वालों को और देखने वालों को बताएँ। बिल्कुल जिशान। जिशान, आई एम डॉक्टर ज़ेबा इशरत। जी। आई एम वर्किंग एज एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, एंड ऑल्सो वर्किंग एज एन एडमिशन हेड इन MIT मेरठ। जी, जी, जी। सो अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो आई स्टार्टेड माई करियर इन 2008। बिफोर दिस आई completed my the BTech in 2008, हुँ, हुँ। and then my journey start from Radha Govind Engineering College Meerut. जी, After that, I switched to the IIMT College of Engineering Meerut, and then I worked in IIMT College of Engineering Greater Noida campus. I जी, worked जी। there around 12 years. So total teaching experience what we have is around 17 years. हुँ, हुँ। और इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारा वर्क किया, लाइक एज अ एडमिशन हेड भी मैंने लास्ट 15 ईयर से, इफ आई सी माई जर्नी, तो एज एडमिशन हेड वर्क कर रही हूँ। जी, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर, राइट नाउ एज एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स मेरे वर्किंग के रहे हैं। जी। तो थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने स्टूडेंट्स को बहुत क्लोजली इंट्रैक्शन किया, उनको एज ए काउंसलर भी जज किया, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी जज किया, एज ए टीचर भी जज किया। तो जो मेनली मेरा थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस रहा है वो विद दिस स्टूडेंट्स ही रहा क्या है। बात है! और बहुत चैलेंजिंग भरी होते हैं। देखिए, एक टीचर तो होता है कि आप क्लास में उसे 50 बच्चे, 100 बच्चे मिलते हैं, वो उनसे डील करता है, उनसे कॉप अप करता है। लेकिन जो एक एडमिशन हेड होता है, उसे तो पूरे इस डिपार्टमेंट जितने भी हैं कॉलेजेस में, उनमें कितने बच्चों के एडमिशन्स होने हैं, उनके पेरेंट्स के साथ भी डील करना है, उन्हें समझाना है कि क्या कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से वो यूनिक हैं, किस तरीके से वो अलग अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक एडमिशन हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करनी होती है हेड ऑफिस में। तो डॉक्टर ज़ेबा मेरे साथ यहाँ पर हैं, जो इस इन सारे चैलेंजेस के बारे में बात करने वाली हैं। तो मैम, मुझे बताइए कि जब आप एडमिशन हेड के तौर पर काम करती हैं और फील्ड में निकलती हैं, लोगों से बात करती हैं, जो भी काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, एडमिशन के लिए आते हैं, उनसे बात करती हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं उस दौरान जो आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए जिशन, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं क्योंकि सबका जो परसेप्शन है ना, माइंड ऑफ थिंकिंग, वो डिफरेंट है। जी। हमारे पास हर तरीके के पेरेंट्स आते हैं। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी जगह से भी बिलोंग करते हैं, एक हाई क्लास फैमिलीज से भी हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज से भी हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से भी जी, हैं। बट देखिए, पेरेंट्स सभी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी से अच्छी जगह जा सके, हुँ, एक हुँ। अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छी एजुकेशन ले सके, अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सके। जी, सो एज अ काउंसलर जो मेरा सबसे पहले मोटिव होता है, उस बच्चे के माइंडसेट को जानना कि वो करना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली वो बिल्कुल। किस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आफ्टर नोइंग दैट, उसे एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि हाँ, आप अगर ये करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, जी। आप इसमें जाएंगे तो इसमें बेटर स्कोप आपके पास है। तो वो सारी चीज़ें एक पेरेंट्स को समझाना और एक स्टूडेंट को समझाना कई बार चैलेंजिंग होता है। हुँ, हुँ। जैसे राइट नाउ सिनेरियो की बात करूँ ना, तो बच्चा अब बहुत स्मार्ट है। जी, वो सिर्फ इस चीज़ पर नहीं है कि भाई आप मेरा फ्रेंड, वो ये भी देख रहा है मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो ये भी देख रहा है कि ऑनलाइन क्या चल रहा है, किस चीज़ की मार्केटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। तो उन सारी ओवरऑल चीज़ों को लेके हमें अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करना, अपने आप को बेस्ट दिखाना, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। और नो हुँ, डाउट इसमें 100% एफर्ट जो होता है वो एक कॉलेज का होता है कि वो अपनी रेपुटेशंस को किस तरीके से मेंटेन करके चल रहा है, अपनी ब्रांड वैल्यू को कैसे बना रहा है, और वो क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर पा रहा है स्टूडेंट्स को, जिससे स्टूडेंट्स उसके पास बंधे रहे, उसको आगे भी। क्योंकि ये एक, देखिए, ये जो एक रिलेशन है ना, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द 4 ईयर और 3 ईयर। ये हुँ, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिलेशन नहीं है, जी, ये एक लाइफ टाइम रिलेशन है। भाई डेफ़िनेटली। बच्चा बाहर मार्केट में जाता है तो दे आर रिप्रेजेंटिंग यू,
वो जो हम्म। एक माउथ पब्लिसिटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो हमारा फोकस भी जो एमआईटी में रहकर है, वो उसी पर है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स हैं। जी। हमें उनको ग्रूम करना है, वही जाके आगे स्पीक करेंगे कि येस आई एम फ्रॉम एमआईटी, और हम्म। वही हमें चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल, क्या बात है। तो आपने समझा कितने अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो हम ऑफ़र्ड कर रहे हैं बच्चों को और वो किस तरीके से अलग हैं बाकी अदर इंस्टीट्यूशन से? देखिए, जो कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में हमारे पास बीटेक है, बैचलर ऑफ हुँ, टेक्नोलॉजी। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस वी आर ऑफरिंग हियर, जैसे जी। कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है। देन बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी है, डिप्लोमा में कोर्स है। ग्रेजुएशन के अंदर ही हमारे पास बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बीसीए। Then BCom honors, BSc agriculture, BSc chemistry honors. These are the different courses. हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हम आते हैं तो MBA MCA वी आर ऑफरिंग है। ओके। तो अब अगर हम यूनिकनेस की बात करते हैं तो देखिए, सिर्फ यूनिकनेस राइट नाउ जो स्टूडेंट का परसेप्शन है, पेरेंट्स का परसेप्शन है, हमारा परसेप्शन है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को कितना ग्रूम करके जी। किस लेवल तक पहुंचा पा रहे हैं। हुँ, ठीक है। और अब जो सिनेरियो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की स्किल्स एनहांसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हम बिल्कुल। कितनी उसको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कितना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे रहे हैं, इसी बेसिस पे बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। जी। देखिए, टू बी वेरी फ्रेंक, अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चे को पास होना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर। अगर बच्चा थोड़ा भी स्टूडियस है, कॉलेज अच्छी स्टडी से ऑफर कर रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा अगर थोड़ा स्टूडियस है, अपने आप को ग्रूम करना चाह रहा है, तो वो पास होने लायक कवर कर लेता है। हुँ, लेकिन कॉलेज का मोटिव सिर्फ उसे डिग्री देना नहीं है। जी। द मोटिव ऑफ द कॉलेज उसे स्पेशली इंडिपेंडेंट बनाना है। वो इंडिपेंडेंट इनोवेशन के सेक्टर में हो, इंक्यूबेशन सेक्टर में हो, वो आगे अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा हो, या फिर अपना कोई किसी जॉब में जाना चाह रहा हो, तो ये इंडिपेंडेंसी हमें ज़रूरी है। तो उसी इंडिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी आर डूइंग कि हमारे डिफरेंट एमओयूज़ है डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से मोर हुँ, देन 30+ कंपनीज़ हैं जिनके साथ हमारे एमओयूज़ साइन है। जी। उनके बेसिस पे क्या होता है कि ये जो कंपनीज़ के एम्प्लॉय है, दे आर कमिंग टू द कॉलेज। वो हुँ, बच्चे को जो इस टाइम पे ट्रेंड में टेक्नोलॉजी है, बिकॉज आईटी सेक्टर के हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर, सब में टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज हो रही है। डेफ़िनिटली। आपको भी लगता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में किया अपना बीटेक, एट दैट टाइम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें नहीं थी, नहीं मशीन थी। लर्निंग ये सब नहीं थी, बट राइट नाउ कंप्लीट आईटी सेक्टर शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस वन। जी। तो अब हमें उस चीज़ को अगर कॉप अप करना है, तो हमें जो वो स्टडी का लेवल है वो एक बुकिश नॉलेज से हटा के एक इंडस्ट्रियल परसेप्शन की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। हुँ, तो फॉर दैट ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारा टाई अप रहता है, इनके एम्प्लॉयज़ हमारे कॉलेज आते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं। ये ट्रेनिंग्स इनकी जनरली 2 और 3 वीक्स से लेके 1.5 मंथ्स तक की रहती हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग्स अपना असेसमेंट वो कंडक्ट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट वो सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं। हुँ, तो व्हाट इज़ द यूनिक हियर, हम बच्चे को एक थ्योरेटिकल या एक एकेडमिक्स एक्सीलेंस के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस भी ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चा इंडस्ट्री रेडी आपके फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही हो जा रहा है। हुँ, हम फर्स्ट ईयर से ही उनको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट ईयर में एंटर करता है, तो उनकी बेसिक नीड्स है कि उनको सॉफ्ट स्किल्स, हाउ दे कम्युनिकेट, वर्बल स्किल्स पे ध्यान करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, पीडीपी ग्रूमिंग है, इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। हुँ, देन सी एज अ बेसिक लैंग्वेज, सी और C++, इन पे बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आफ्टर जैसे जैसे वो अपना स्टडीज़ में आगे बढ़ता है, सेकेंड ईयर में आता है, तो एज़ पर देयर सब्जेक्ट्स उनको कौन से नए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम इसके बारे में अपडेट करते रहते हैं, उनको सर्टिफिकेशंस कराते रहते हैं। हुँ, तो विन एवर दे विल गो आउटसाइड द कैंपस, जब भी वो मार्केट में आएगा, कंपनीज कॉलेज में भी बहुत आती हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। फिर भी जब भी वो मार्केट में आता है, अगर वो खुद से भी जा रहा है बाहर, तो उसे चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो हुँ, इंडस्ट्री रेडी ऑलरेडी है। जी। तो हमारा जो मेन फोकस है सिर्फ इसी 2 पॉइंट पे है कि कैसे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाया जाए, हुँ, जिससे वो अपने करियर और अपने गोल को अचीव कर सके। बिल्कुल और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देखिए, बच्चा पढ़ने आता है तो अब आपके पास पेरेंट्स ने दे दिया, अब उसको ग्रूम करना, तराशना
उसको एक हीरा बनाना वो टीचर्स के हाथ में आ जाता है, और वही काम MIT यानी मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करता है। ज़ेबा मैम लोगों को हेल्प करती हैं, समझाती हैं कि किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आगे उनकी ग्रूमिंग होनी है, किस सेक्टर में उनके लिए अच्छा स्कोप है, ये सारी चीज़ वो यहाँ पर बताती हैं। तो मैम जैसे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हम बात हम्म कर रहे थे कि उसकी आप HOD भी हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उसमें आज के टाइम पे अगर बच्चा जाता है तो उसका कितना स्कोप है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, किस किस सेक्टर में जा सकता है, ये सारी चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जी। बात करूँ, तो राइट नाउ सिनेरियो जो इस ब्रांच का है, वो ग्रूमिंग सेक्टर में है। जी। जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, पीएम मोदी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, क्योंकि जी। अब हमारा मोटिव यही है कि इस इंडिया में जो कुछ लोकेशंस है पर्टिकुलर, जैसे आप बात करते हैं जेवर एक्सप्रेस वे की, ग्रेटर नोएडा की, इन रीजन्स में हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हुआ, जी। क्योंकि अभी तक जो हम सबसे पीछे थे ईसी में, वो इसी बात पे थी कि चिप्स वाली डिज़ाइनिंग का जो वर्कआउट था वो हम नहीं कर पाते थे, वो ओके। हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। बट नाउ सिनेरियो इज चेंज। अभी एक नई चिप लॉन्च की है, और इसमें अगली जो मोटिव है हमारा 2030 तक का, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में होगा। जो लोकेशंस मैंने आपको बताई, इन लोकेशंस पे नई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं। अराउंड अगर जॉब सेक्टर्स की बात करें तो नए एम्प्लॉयमेंट्स जो निकलने वाले हैं वो 20,000 प्लस केवल एक जेवर लोकेशन से ही रहेंगे ईसी क्या बात ब्रांच है। के लिए। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड, बिकॉज देखिए, मैं इस सेक्टर में हूँ, मैं एडमिशन्स को भी हैंडल कर रही हूँ, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी देख रही हूँ। मैंने बच्चों का एक माइंड सेट ट्रीट किया, पेरेंट्स का भी किया। दे आर द पार्ट ऑफ द क्राउड, वो सिर्फ ओके। भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। जो उनका साथ वाला करता है, उनको लगता है येस आईटी सेक्टर इज़ वेरी ग्रूमिंग सेक्टर। देखिए, बिल्कुल है, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि इंडिया का अभी तक का जो मार्केट था वो सिर्फ आईटी पे ही बिलोंग करता था। हम सर्विस प्रोवाइडर थे। लेकिन अभी आपने देखा कि ट्रम्प्स की पॉलिसीज़ कितनी चेंज हुई। तो अब हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, हमें सर्विस प्रोवाइडर की जगह मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आना पड़ेगा, तभी जी। हम। और ये मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के लिए इंडिया ने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो बच्चे को मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि आपका जो इंटरेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू चूज द ईसी, बट आई एम सेइंग कि डोंट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड। आपका जो इंटरेस्ट है आप उसे परस्यू करिए, बिकॉज आपको आज पास आउट नहीं होना है। यू हैव टू बी पास आउट आफ्टर 4 ईयर, क्योंकि बीटेक 4 ईयर का प्रोग्राम है। आप 4 साल डेफिनेटली। बाद मार्केट में आएंगे तो सी द फ्यूचर फोरकास्टिंग कि व्हाट इज इट सेइंग, कि आपके पास कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आप देखेंगे कि सीएस और आईटी फील्ड्स में, जो आपके कंप्यूटर साइंस अलाइड फील्ड्स, उसमें बहुत कम निकलती हैं, रादर दिन निकलती ही नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम जॉब्स जो निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो कोर ब्रांचेस में ही निकलती हैं, चाहे ओके। वो ईसी हो, सिविल हो, मैकेनिकल। जी। इफ़ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू गो टू द गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो आप इन कोर ब्रांचेस को चूज़ करें। एनटीपीसी है, बीएचईएल है, बैल है, ये ऐसी गेल है, ये ऐसी कंपनीज़ है, टॉप कंपनीज जो बहुत जॉब्स निकालती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन बच्चों को अच्छा पैकेज भी ऑफर कर रही हैं, और जी। ये इनकी कोर ब्रांचेस है। सो बच्चा थोड़ा सा सोचे, स्टूडेंट को थोड़ा सोचना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग। अगर उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जाए, उनसे मिले, एडमिशन्स काउंसलर हैं, दे विल टेल यू कि क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और किस फील्ड में जाके वो अपने आप को ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जी। तो डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट कि वो दे वांट टू परस्यू। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कैंडिडेट को अपने आप ही डिसाइड करना है, बाकी टीचर्स होते हैं उसे समझाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए। और टीचर्स से अच्छा गाइड कौन ही कर पाएगा। जब अच्छे टीचर्स आपको मिल रहे हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो उसका लाभ उठाइए और जानिए कि आपके टीचर्स आपके लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं आपको आगे बढ़ाने में। तो मैम, जब इतना सब कुछ आप करती हैं, बच्चों को ग्रूम भी करती हैं, उन्हें सपोर्ट भी करती हैं, आगे बढ़ने में उनको मदद भी करती हैं, तो कैसी फीलिंग आती है सब करने के बाद? एक अचीवमेंट जैसा फील होता है, लगता है कि बहुत कुछ पा लिया। बिल्कुल। देखिए जिशन, हम जिस फील्ड में है ना, अगर आपको सक्सेस मिल रही है, हमारा फील्ड ये है कि हम अपनी सक्सेस को एज पर द स्टूडेंट्स मेजर करते हैं। जी। अगर वो स्टूडेंट एक सही प्लेस पे है तो वो हमारा सक्सेस है। बिल्कुल। राइट नाउ मैं बात करती हूँ एमआईटी की ही।
हमारा हुँ, ईसीई ब्रांच है, फाइनल ईयर का 50% 2026 में जो बैच पास आउट होगा 50% स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड, जी। और जबकि अभी सेशन से स्टार्ट ही हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है कि भई मेरे स्टूडेंट्स एक अच्छी पोजीशंस पे हैं। वो जब हुँ, आते हैं रिगार्ड करते हैं दिस सेड कि यस मैम, आपने हमें सपोर्ट किया। वो किसी भी टर्म्स में आप, मैं भी और मेरे साथ का जो और स्टाफ है, कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आज हम सही स्थिति पे। तो ये हमारे लिए एक एज़ अ अचीवमेंट ही है कि वो एक सही प्लेस पे हैं और हमें रिमेंबर रख रहे हैं, हमें याद रख रहे हैं कि ठीक है, हम लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया था। तो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि दे आर अ गुड प्लेस। बिल्कुल। और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को जो भी आपके साथ जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? किन बातों के लिए कहेंगे कि ख़्याल रखें आगे बढ़ने के लिए? देखिए स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जब यहाँ आए हैं स्टडी के लिए, तो आपका मोटिव इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। जी। वो इसलिए क्योंकि ये जो आपको दिया जा रहा है, ये पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद दिया जा रहा है। पेरेंट्स पता नहीं किस किस सिचुएशन से, बहुत सबकी एक सिचुएशन नहीं होती हो, किन किन सिचुएशंस के साथ आपको सिर्फ इसलिए यहाँ तक भेज रहे हैं कि आप अपने आप को एक सही पोजीशंस पे ला सकें। हुँ, तो आपका जो फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो पढ़ाई पर ही होना चाहिए, अपनी स्टडीज़ पे होना चाहिए, अपने करियर पे होना चाहिए कि आप अपने गोल को कैसे एज अचीव कर सकें। देखिए, थोड़ा-सा एफर्ट अगर आप इस फ़ेज़ में लगाएँगे तो आगे का जो फ़ेज़ है वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। जब आप जॉब की बात करेंगे तब आपको ईज़िली जॉब मिलने में आसानी हुई, नहीं तो आप आफ्टर 3 ईयर और आफ्टर 4 ईयर जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, एट दैट टाइम आप उसी पोज़ीशन पे अपने आप को फ़ेस करेंगे जिस पोज़ीशन पे आप 12th के बाद थे। जी। 12th के बाद भी आपने क्या किया था? 12th तक आपने स्टडी की थी, हुँ, उसके बाद आप फ्री थे, आपने सोचा अब आगे पढ़ाई कर लेते, लेकिन इस स्टडी के बाद आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको अपना जो गोल है उसको फिक्स रखना ज़रूरी होगा और आगे मूव ऑन करना होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गोल को फ़ोकस्ड करें, अपनी जानकारी को बढ़ाएँ और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको अपने टीचर्स के साथ, अपने एचओडीज़ के साथ डिस्कस करें और आगे बढ़ते रहें। तो फिलहाल ज़ेबा जी आपसे बहुत सारी बातें हुई, आप यहाँ पर आईं, आपने इतना सब कुछ डिस्कशन करा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जिशान जी, जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्यवाद।